हेलो दोस्तों, जय श्री राम। आप सबका मेरे YouTube चैनल इग्निशन क्लासेस विंडो में स्वागत है। तो आज सी प्रोग्रामिंग की इस सीरीज में हम बात करेंगे हम एन इवन नंबर का मल्टीप्लिकेशन करना चाहें तो उसका मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे। ठीक है, तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहना। तो चलिए प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, कौन सा प्रोग्राम बनाएंगे। सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट लिख लेते हैं। तो हमारा ऑब्जेक्ट है कि राइट अ प्रोग्राम in C programming to print the product of an even natural number। ठीक है, क्या मतलब है इसका, अगर ध्यान से समझे थोड़ा सा तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। इसका क्या मतलब है कि जैसे हमारे पास इवन नंबर्स क्या होते हैं बच्चों। अगर कोई हमसे पूछे इवन नंबर्स क्या है, तो इवन नंबर क्या होते हैं कि दोज नंबर विच आर डिवाइडेड बाय 2, जो 2 से डिवाइड हो जाए, जो 2 से डिवाइड हो जाए, उनको हम क्या बोलते हैं, इवन नंबर्स बोलते हैं। तो जैसे क्या होगा, कहां से स्टार्ट होता है, पहले फर्स्ट इवन नंबर क्या होता है 2, 2 के बाद 4 6 8 10 डॉट 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 कहां तक चलता है, n तक। ठीक है, तो हमारे पास कोई इवन नंबर्स होते हैं। अगर मैं उन इवन नंबर्स की आपस में मल्टीप्लाई करा दूं तो इसका प्रोग्राम हम कैसे बनाएंगे, ये हमें बताना है। ठीक है, तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास ऑब्जेक्ट में हो सकता है ये सीरीज लिख के ना दे, हमें डायरेक्ट इस तरीके से लैंग्वेज में बोल दे कि क्या करो, एक प्रोग्राम बनाओ किसका, प्रोडक्ट ऑफ एन इवन नेचुरल नंबर्स। तो जो इवन नंबर जो हो, पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इवन नंबर्स क्या होते हैं। जिसको ये पता होगा तभी तो प्रोग्राम बनाएंगे। तो इवन नंबर्स क्या होते हैं, जो 2 से डिवाइड हो जाए, विच इज डिविजिबल बाय 2। तो 2 से डिवाइड हो जाए तो उनको क्या बोलते हैं, इवन नंबर्स बोलते हैं। और इनके सबके अगर आपस में मल्टीप्लाई कर दूं तो हमसे जो रिजल्ट आएगा वो पूछा गया है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें पता चल गया। चलिए, तो इस तरीके से सीरीज आ सकती है या फिर इस तरीके से। अब हम अपने उसी बात में जो आपको ट्रिक बताता हूं, क्या कि हमें अपने प्रोग्राम में 3 चीजें देखनी होती हैं। क्या, इनपुट, कैलकुलेशन, देन आउटपुट। अगर आप सोचो कि मुझे ये प्रोग्राम बनाना है तो मुझे इसके लिए क्या क्या इनपुट करना होगा। क्या करना इनपुट होगा कि सबसे पहले देखो सीरीज है, सीरीज कहां से स्टार्ट हो रही है, यहाँ पर 2 से स्टार्ट हो रही है और कहां तक जा रही है, n तक जा रही है ना। तो 2 से स्टार्ट हुई है, कहां तक पहुंची है, n तक पहुंची है। तो मुझे सीधी सी बात है, मुझे क्या करना होगा, फर्स्ट नंबर एंटर कराना होगा कि हमारा फर्स्ट नंबर क्या है, और मुझको लास्ट नंबर एंटर कराना होगा प्रोग्राम में कि लास्ट नंबर क्या है। मींस मुझे सिस्टम को, कंपाइलर को बताना होगा ना कि भाई मेरा फर्स्ट नंबर कितना है, 2 है, और मेरा लास्ट नंबर कितना है, n है, और इनके बीच में जो इवन नंबर्स होते हैं इन सब की मल्टीप्लाई करके मुझे दे दो। ठीक है, तो क्या करेगा सिस्टम को पहले फर्स्ट नंबर बताओ और लास्ट नंबर बताओ, उसके बीच का गैप कितना है वो बताओ, क्या हो जाएगा, हमारा आउटपुट आ जाएगी। तो इनपुट समझ रहे हो, इनपुट में मुझे 3 चीजें करनी होंगी। क्या, एक तो मुझे बताना होगा फर्स्ट नंबर, क्या बताना होगा, फर्स्ट नंबर। देन मुझे क्या बताना होगा, लास्ट नंबर, कि लास्ट नंबर हमारा क्या है सीरीज में। हो गई 2 चीजें, यानी फर्स्ट नंबर पहुंच गया, लास्ट नंबर पहुंच गया। अब मुझे बीच में ये जो गैप है इसमें मुझे बताना होगा कि 2 के बाद कौन सा नंबर आ रहा है। भाई हमें तो पता है कि हमें किसका करना है, इवन नंबर का हमें प्रोग्राम बनाना है, लेकिन सिस्टम को क्या पता कि इवन नंबर क्या होते हैं, पता नहीं है ना उसको तो बताना पड़ेगा ना बच्चे, इवन नंबर ये होता है। तो इवन नंबर क्या होता है कि 2 के बाद क्या आया है, 4 के बाद कितना आया है, 6 के बाद 8। यानी ध्यान से देखें तो कितने का गैप है इसमें, 2 का गैप है। कितने का गैप है बीच में, 2 का, यानी 2 + 2 कितने होते हैं, 4। फिर 2 बड़े 6 हो गए, फिर 2 इंक्रीज हुआ, फिर 8 हो गया, फिर 2 इंक्रीज हुआ, 10 हुआ, यानी 2 का डिफरेंस है। तो मुझे यहाँ पे बीच एक चीज और बतानी पड़ेगी, क्या, डिफरेंस, कि डिफरेंस कितना का है, 2 का है। बात समझ में आ रही है आपको, क्या करना है। तो आपको इनपुट में क्या देनी है, 3 चीजें देनी है कि फर्स्ट नंबर कितना है हमारा, लास्ट नंबर कितना है, और डिफरेंस कितना है। डिफरेंस का मतलब क्या होता है कि अगर मैं डिफरेंस इस नंबर में जोड़ता हूं तो अगला नंबर आता है, नेक्स्ट नंबर आता है। जैसे कितना का डिफरेंस है, 2 का, तो 2 में जब 2 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 4। फिर 4 में जब डिफरेंस ऐड करेंगे, 4 में 2 ऐड करेंगे कितना आएगा, 6। फिर 6 में 2 ऐड करेंगे 8, फिर 8 में 2 ऐड करेंगे 9 10। तो इस तरीके से नंबर बढ़ने लगे। तो अब जो सीरीज बनी है यहाँ से, वो सीरीज यही है ना, बिल्कुल सेम। इनके आपस में क्या करानी है, मल्टीप्लाई का फॉर्मूला लगा दूंगा मैं इसमें। तो इनपुट पता चल गया, क्या करना है, 3 चीजें,
कैलकुलेशन में मल्टीप्लिकेशन करना है, आउटपुट जब इन सबका कैलकुलेशन हो जाएगी तो कहीं ना कहीं मान लेते हैं कितना आया, जैसे मान लो कितना आया है 500 आया है, ठीक है, ठीक है, मान रहे हैं बच्चों, ध्यान रखना कितना आया है 500। अब इस 500 को मैं कहीं ना कहीं तो स्टोर कराऊंगा ना, क्योंकि आपको आपने अगर मेरी वीडियो आप स्टार्टिंग से देख रहे हैं तो आपको पता है, मैंने आपको कई बार बताया है कि जो नंबर होता है वो डायरेक्ट नंबर को प्रिंट नहीं कराते, हम क्या कराते हैं, कोई भी नंबर हो, चाहे हमें एंटर कराना हो चाहे हमें प्रिंट कराना हो, हम किसकी मदद से कराते हैं, वेरिएबल की मदद से। तो मैं इसको जो 500 आया है इसको मैं किसी नंबर में, किसी वेरिएबल में स्टोर कर लूंगा, जैसे मैंने कहा यहाँ पर एस नाम से कोई वेरिएबल है तो मैंने किस में स्टोर कर लिया, एस में। तो प्रिंट किसको करा दूंगा, एस को, क्योंकि मेरे जो आउटपुट आया है, जो मेरा आंसर आया है वो कहां पर स्टोर हो गया है, एस में स्टोर हो गया है, तो किसको प्रिंट करा दूंगा, एस को प्रिंट करा दूंगा तो मेरा आंसर ही प्रिंट हो जाएगा। बात समझ में आ गई। तो ये लॉजिक था बच्चों की, ये लॉजिक कैसे ब्रेक करना है, ठीक है, लॉजिक ब्रेक कर लिया है तो प्रोग्राम आसान हो जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, प्रोग्राम को बात करते हैं कि प्रोग्राम कैसे बनेगा। चलिए अब जो ये प्रोग्राम है ये हम किसकी मदद से बनाने वाले हैं, इस प्रोग्राम को मैं बनाऊंगा डू वाइल की मदद से, ठीक है। तो n नेचुरल नंबर बाय यूजिंग डू वाइल लूप, ठीक है। तो बच्चों जो हम आज का प्रोग्राम बनाएंगे वो किसकी मदद से बनाएंगे, डू वाइल लूप की मदद से बनाएंगे। तो प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या आता है, हेडर फाइल हैज इंक्लूड stereo.h, हैज इंक्लूड conio.h, ठीक है, conio.h। उसके बाद आ जाते हैं void main, देन अब हमें नंबर एंटर कराने हैं, नंबर कैसा है 2 2 4 6, कैसे किस टाइप का नंबर है बच्चों, ये है इंटीजर, कंप्लीट है, ठीक है। तो इंट और हमें नंबर एंटर कराने हैं तो इसलिए मैंने ले लिया i = 2, देन उसके बाद लेंगे हम लास्ट नंबर n और हमने एक वेरिएबल ले लिया s = 1, ठीक है। हमने वेरिएबल लिया है, क्यों लिया है मैं अभी बताऊंगा, थोड़ा सा पहले प्रोग्राम लिख लेते हैं। प्रिंट f, यहाँ पे हम मैसेज प्रेस करेंगे क्या, एंटर फर्स्ट नहीं, इसमें सिर्फ एक ही ऑप्शन जाएगा, एंटर लास्ट नंबर, ठीक है। स्कैन f %d एंड %n, हमने लगाया है डू लूप, डू s = s into i is equal to i + 2 ब्रैकेट से बाहर, प्रिंट f %d s गेट ch ब्रैकेट बंद। प्रोग्राम बनके रेडी हो गया है। अब इस प्रोग्राम के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं, क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहले क्या आती है, हेडर फाइल्स हैज इंक्लूड studio.h, हैज इंक्लूड conio.h, void main, ठीक है। हमने ये प्रोग्राम किसके लिए बनाया है, कौन से सॉफ्टवेयर के लिए बना रहा हूं अभी, पहले बनाया है हमने टर्बो के लिए, यानी जो भी कोई स्टूडेंट्स है वो वीडियो देख रहे हैं तो वो अपनी जो कॉपी में प्रोग्राम बनाएंगे, जो पेपर में प्रोग्राम बना के आएंगे वो इस पे बना के आएंगे, यानी टर्बो पे बना के आएंगे। क्यों, क्योंकि स्टूडेंट्स के लिए ज्यादातर प्रेफर किया जाता है टर्बो सॉफ्टवेयर, क्योंकि एक तो ये ऑफलाइन सॉफ्टवेयर होता है, प्लस इसमें खास बात ये होती है कि आपको ये एरर्स बताता है, जिससे आप एरर पढ़ना सीखते हैं, एरर क्या क्या आ सकती है, ठीक है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है, आप बना भी सकते हो, दूसरा प्रोग्राम भी बना सकते हो, जब मैं इसको अभी कन्वर्ट करूंगा किसमें, ऑनलाइन कंपाइलर में। तो वीडियो देखिए, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो इंट i = 2, देखो बच्चों मैंने बताया था हमें इनपुट क्या क्या करना है, इनपुट हमें क्या करना था, अगर ध्यान से देखें तो इनपुट में हमारे पास सीरीज है 2 4 6 8 ... n तक, है ना, और इन सब की हमें क्या करानी है, बीच में मल्टीप्लीकेशन करानी है। तो पहले तो ये देखो कि ये जो नंबर है कैसे है, कंप्लीट नंबर है ना, 2 4 6 8, किस टाइप का नंबर है, ये इंटीजर नंबर है, कंप्लीट नंबर है, तो इसलिए हमने डाटा टाइप लिया कैसा, इंट। अगर यहाँ पे मान लेते हैं कि कोई पॉइंट वाला नंबर होता, फ्लोट वैल्यू होती, तो हम कैसे लेते हैं यहाँ पे फ्लोट, ठीक है, अगर हम पॉइंट्स या फ्रैक्चर की वैल्यू होती, लेकिन यहाँ कंप्लीट नंबर है इसलिए मैंने क्या लिया है, इंटीजर डाटा टाइप लिया है। i = 2, अब मैंने बताया था कि हमें दो चीजें एंटर करानी होंगी, एक तो फर्स्ट नंबर और एक लास्ट नंबर। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट नंबर उसने ऑलरेडी दिया है, क्योंकि उसने कहा था n इवन नंबर का हमें क्या करनी है, प्रोडक्ट करके देनी है। तो इवन नंबर कहां से स्टार्ट होता है, 2 से स्टार्ट होता है,
तो ये हमें पता है, तो इसलिए यहाँ पे पहले से डिफाइन हो चुका कि यानी आई मतलब पहला नंबर क्या आना है, फर्स्ट नंबर क्या आना है 2। इसीलिए मैंने यहाँ पे डिफाइन करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, मैंने यहाँ पे लिख दिया क्या कि i इज इक्वल टू क्या है 2 है, यानी मेरा पहला नंबर क्या है, फर्स्ट नंबर, मैंने कितना दे दिया 2 दे दिया। आप कुछ भी मान सकते हो, i की जगह j k l m कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन क्या होगा आपको पहले ही बताना पड़ेगा कि आपकी इनिशियल वैल्यू कितनी है। मान लेते हैं कि यहाँ पे ये इनिशियल नंबर नहीं देता, तो हम उस केस में क्या करते हैं, एंटर द फर्स्ट नंबर एंड लास्ट नंबर, तो यहाँ पे i को एंटर करा देते हैं। बात समझ में आ रही है? तो अगर हमारे पास फर्स्ट नंबर दिया होता है तो हम पहले ही उसको डिफाइन कर देते हैं, और अगर नहीं दिया होता है तो फिर हमें यहाँ पे डिफाइन करना होगा। क्यों? अभी उसका कारण अभी पता चल जाएगा। उसके बाद देखो कि n क्या है, n को मैंने लिया है लास्ट नंबर, कि हम लास्ट नंबर क्या कराएंगे, एंटर कराएंगे, इसलिए मैंने एक वेरिएबल ले लिया, क्या उसको n मान लिया। s इज इक्वल टू 1 क्यों लिया है, मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में ही बताया है, जब मैंने व्हाइल लूप के कुछ क्वेश्चंस कराए हैं तो मैंने आपको बताया था कि जब भी हम नंबरों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यानी हमारे पास कोई नंबर लिखे होंगे, कोई भी सीरीज लिखी होगी और हमसे कहा जाए कि इन नंबरों को आपस में मल्टीप्लाई करके आंसर बताओ, तो जब भी नंबरों को मल्टीप्लाई किया जाता है आपस में, तो हम एक वेरिएबल लेते हैं क्या, एस नाम से, आप कोई भी नाम से ले सकते हो, लेकिन उस वेरिएबल को आपको क्या मानना पड़ेगा, 1। क्यों? कारण उसका क्या है, क्योंकि मान लेते हैं कि अगर मैं 1 नहीं मानता हूं और इसको 0 मानता हूं, ठीक है, 1 मानते हैं या 0 मानते हैं, अब दोनों बताता हूं कब मानते हैं। कि अगर आपने मान लो 0 मान लिया, तो 0 की मल्टीप्लाई आप इनिशियल पहले नंबर से कराओगे, हमें क्या करना है, इन सब नंबरों की आपस में मल्टीप्लाई करनी है ना, तो 2 की 4 से, 4 की 6 से, तो पहले 0 की 2 से कराओगे, तो 0 की 2 से कराओगे तो क्या आ जाएगा आंसर 0, फिर 0 जो आया है उसकी किससे कराओगे, 4 से, फिर से क्या जाएगा 0। तो अगर मैंने इस वेरिएबल को यहाँ पे 0 मान लिया, तो क्या होगा बच्चों की जैसे ही मैं मल्टीप्लाई करने स्टार्ट करूंगा तो आंसर क्या आएगा, हर केस में 0 ही आएगा, क्योंकि 0 की किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, 0 ही आता है ना। तो इसीलिए क्या मानेंगे, 1। क्यों? कि जैसे मैंने 1 माना, तो 1 की जब 2 से करूंगा तो कितना आएगा, 1 2, वही नंबर लौट के आ गया वापस। अब 2 की किससे करेंगे, 4 से, तो अब 2 की करेंगे किससे, 4 से, कितना आएगा 8। अब फिर 8 की किससे करेंगे, नेक्स्ट नंबर क्या है 6 से, तो 48। ठीक है, तो क्या हो रहा है, इस तरीके से नंबर बढ़ रहे हैं नहीं बढ़ रहे हैं, तो कोई अंतर नहीं पड़ता 1 से मल्टीप्लाई करने पर, इसलिए क्या मानते हैं, 1 मानते हैं। अब कोई सोचे कि सर 2 क्यों नहीं माना, बच्चों अगर मैंने 2 मान लिया, x इज इक्वल टू 2 कर दिया, या 2 से अलावा कोई और डिजिट कर दी, 4 6 कुछ भी कर दिया, तो क्या होगा, 2 2 से कितना हो जाएगा 4, लेकिन फर्स्ट नंबर था कितना 2, तो फर्स्ट नंबर चेंज भी तो नहीं होना चाहिए ना भाई, फर्स्ट नंबर तो 2 है ना, तो 2 की मल्टीप्लाई 4 से होनी चाहिए, यहाँ किसकी होगी, फिर यहाँ 4 आ गया तो फिर 4 की 4 से होगी। तो हमें वेरिएबल ऐसा मानना है जो फर्स्ट नंबर को बदले ना, चेंज ना करे, तो सिर्फ एक 1 ही ऐसा है कि 1 की मल्टीप्लाई जिस नंबर से करता हूं वही नंबर लौट के आता है, इसलिए मैंने इसको क्या माना, 1 माना है। ठीक है बच्चों, मैंने आपको हर केस बता दिया कि 0 क्यों नहीं माना, 1 क्यों माना है, और 1 के अलावा क्यों कुछ और क्यों नहीं मान सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। ठीक है, तो याद रखेंगे कि जब भी आपको नंबरों की मल्टीप्लिकेशन करनी होगी तो हमेशा क्या मानोगे, 1 मानोगे। आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास एक इंटीजर डाटा टाइप के, हमारे पास एक इंटीजर डाटा टाइप के 3 वेरिएबल क्रिएट होंगे, कौन कौन से, i और एक n और एक हमारे पास s हो जाएंगे 3 वेरिएबल क्रिएट। i में कितनी वैल्यू हमारे पास स्टोर है पहले से ही 2, s में कितनी है 1। अब आते हैं n के लिए। तो जैसे ही मैं टर्बो पे प्रोग्राम बनाता हूं और मैं क्या करता हूं, कंट्रोल प्लस F9, यानी कि मैं कंट्रोल F9 प्रेस करता हूं, तो क्या होता है, मेरा प्रोग्राम कंपाइल हो जाता है और रन हो जाता है। तो मुझे जब मैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे देखूंगा तो क्या लिखा हुआ आएगा, एंटर लास्ट नंबर। ठीक है, अगर मैं इस प्रिंट एफ को मैसेज को नहीं प्लेस करता हूं तो फिर मेरे ब्लैंक शीट पे, उस पे मॉनिटर पे कुछ लिखा हुआ नहीं आएगा, जिससे मुझे दिक्कत पड़ती है एंटर कराने में, क्योंकि मुझे पता नहीं होता कि मुझे क्या करना है। तो इसलिए जब भी आप कुछ भी वैल्यू इनपुट कराओ तो क्या कराओ, एक मैसेज ड्रॉप कर दो उससे पहले, ताकि आप पढ़ पढ़ के चीजों को कर सके। तो कंट्रोल F9 करने पे क्या लिखा आएगा, एंटर लास्ट नंबर। अब मैं क्या करूंगा, लास्ट नंबर एंटर कराऊंगा। मान लेते हैं कि मैंने लास्ट नंबर कितना एंटर कराया है, 10। मैंने क्या किया, 10 1 0 प्रेस किया और उसके बाद एंटर प्रेस किया, तो क्या होगा, n में कितनी वैल्यू स्टोर हो गई, 10 हो गई। यहां तक बात समझ में आ गई। ठीक है, चलिए अब आते हैं डू वाइल लूप पर। किसके ऊपर, डू वाइल लूप पे। हमने वाइल कंडीशन लगानी नहीं लगाई, वाइल की कंडीशन लगा देता हूं यहां पर थोड़ा सा। चलिए यहां कर देते हैं। हम कौन से लूप बना रहे हैं, मैंने कौन से लूप पर बनवा रहा हूं, डू वाइल लूप पर। तो डू यहां लिखेंगे वाइल
और कंडीशन लगाएंगे क्या, आई जो है वो लेस देन इक्वल टू है 10 के, और यहाँ पे आ जाएगा सेमी कॉलम, उसके बाद आएगा प्रिंट एफ %d, एस को प्रिंट कराएंगे, और फिर आएगा गेट सी एच, और फिर आएगा ब्रैकेट। ठीक है, ये मैं थोड़ा सा लगाना भूल गया था, फिर इसलिए अब लगा दिया। अब आते हैं डू वाइल लूप पर। डू वाइल लूप क्या होता है, मैंने आपको टाइप्स ऑफ लूप की एक सेपरेट वीडियो बनाई है जिसमें मैंने बहुत अच्छे से समझाया है कि डू वाइल लूप क्या होता है, वाइल लूप क्या होता है, फॉर लूप क्या होता है। तो इसके बाद मैंने आपको वाइल लूप पे 2 या 3 प्रोग्राम मैंने आपको करवाए हैं, ठीक है, उनकी भी मैंने एक सेपरेट वीडियोस बनाई है। तो जो भी वीडियो में नए हैं, जिन्होंने अभी तक पुरानी वीडियोस नहीं देखी है, तो वो वाइल लूप और डू वाइल लूप की वीडियो जरूर देखना, ताकि आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो सके। ठीक है, लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में प्लेस किया है। अब देखो डू वाइल लूप क्या करता है। डू वाइल लूप की अगर मैं एक इंपॉर्टेंट चीज बताऊं क्या होती है, कि डू वाइल लूप जहां भी लगाते हैं इसका मतलब ये होता है कि ये सबसे पहले क्या करता है, एटलीस्ट 1 आउटपुट देता है, उसके बाद कंडीशन चेक करता है। क्या होता है डू वाइल लूप, जो कम से कम एक आउटपुट देगा और उसके बाद क्या करेगा, कंडीशन को चेक करेगा। अब ध्यान से देखो कि प्रोग्राम ऊपर से नीचे की तरफ रन करता है, तो हमने इसके एनएफ में एंटर करा दी थी वैल्यू, n इज इक्वल टू 10 आ चुका है। अब आएगा डू पर। डू का मतलब क्या होगा कि जैसे ही डू पड़ेगा तो क्या होगा, वो काम करना स्टार्ट कर देगा, आउटपुट देने के लिए काम करना स्टार्ट करेगा और लूप में एंटर कर जाएगा। कौन सा लूप होता है, जहां से कर्ली ब्रैकेट शुरू होता है, जहां कर्ली ब्रैकेट बंद होता है, इसे लूप बोलते हैं। वो इस लूप में एंटर कर जाएगा, लूप में एंटर करेगा। यहाँ पे फॉर्मूला लगा रखा है मैंने, s इज इक्वल टू s इंटू आई। एस में कितनी वैल्यू है मेरे पास, 1। एस में कितनी वैल्यू है मेरे पास, 1 मल्टीप्लाई इंटू आई। आई में बच्चों हमने कितनी वैल्यू स्टोर की है पहले से, 2, तो कितना हो जाएगा 2। तो 1 इंटू 2 कितना होता है, 2। दैट मीन्स एस में कितनी वैल्यू आ गई मेरे पास अब, 2। ठीक है, उसके बाद आते हैं नीचे आई प्लस 2। आई की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 2 प्लस 2। 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 4। क्लियर है। यहाँ आएगा वाइल, अब बाहर निकलेगा, यहाँ चेक करेगा वाइल। वाइल आई में कितनी वैल्यू है हमारे पास, आई में है हमारे पास कितनी है, आई में हमारे पास है 4। आई में हमारे पास कितना है, 4। 4 क्या लेस देन इक्वल टू है 10 के, कंडीशन चेक करेगा। ठीक है, मैं कंडीशन यहाँ लिख दी, क्या 4 10 से लेस देन है, छोटा है, हाँ है, कंडीशन ट्रू हो गई। कंडीशन ट्रू हो गई, तो जब कंडीशन ट्रू हो जाती है तो ये वापिस क्या कर देता है, इसको वापिस डू पे भेज देता है। कहां भेज देगा, वापिस डू पे भेज देगा। ठीक है, कंडीशन ट्रू हो गई। तो अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो कहां भेज देता है इसको, नेक्स्ट लाइन पे नीचे की तरफ। तो यहाँ पे कंडीशन ट्रू हुई है, फॉल्स नहीं हुई है। क्यों, क्योंकि 4 जो है वो 10 से छोटा है, लेस देन है, तो वापिस कहां आ गया, डू पर। फिर से वो लूप में एंटर करेगा। लूप में एंटर होगा तो क्या होगा, एस में कितनी वैल्यू है मेरे पास अब की बार, 2। एस में कितनी है वैल्यू है, 2। आई में कितनी वैल्यू है हमारे पास, 4। 2 4 से कितने होते हैं, 8 होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट लाइन पाएंगे, आई में कितनी वैल्यू है हमारे पास, 4। 4 प्लस 2, 4 प्लस 2 कितने होते हैं, 6। हो गए, डन। आगे बढ़ेंगे, वाइल पे आएगा। वाइल आई में अब कितनी वैल्यू है, वैल्यू अब आई में है 6। आई में कितनी हो गई बच्चों, 6। क्या 6 10 से लेस देन है, हाँ है, 6 10 से लेस देन है, छोटा है। फिर से कहां जाएगा, ऊपर आ जाएगा डू पर, फिर अंदर आएगा, एंटर करेगा फिर से। अब एस में कितनी वैल्यू है हमारे पास अब की बार, 8। एस में कितनी हो गई है, 8 हो गई थी। आई में कितनी वैल्यू है हमारे पास, 6। तो 8 6 कितने होते हैं, 48। 8 6 48। नेक्स्ट लाइन पाएंगे, आई कितना है हमारे पास, आई में है वैल्यू 6। कितनी है आई में वैल्यू, 6। 6 प्लस 2 कितने होते हैं, 8। ठीक है, फिर नेक्स्ट लाइन पाएंगे वाइल। आई में अब कितनी वैल्यू है हमारे पास, 8। आई में है 8। क्या 8 10 से छोटा है, लेस देन है, हाँ है। फिर से कंडीशन कैसी हो गई, ट्रू। फिर ऊपर आएंगे दो में और फिर से लूप में एंटर करेंगे। यहाँ पे क्या होगा, एस में कितनी वैल्यू है अब की बार, 48। एस में कितनी वैल्यू है, 48। 48 की आई से करेंगे, आई में कितनी वैल्यू है हमारे पास, 8। तो 48 की किससे मल्टीप्लाई होगी, 8 से। कर लेते हैं कितनी होती है, 48 की 8 से। 8 से कितने होते हैं, 64। ठीक है, 64 का 4 6 बचा, 8 4 से कितने होते हैं, तो 32। 32 और 6 38। ठीक है, ठीक है, 3384। तो कितना आएगा यहाँ पर, 384। डन। नेक्स्ट लाइन पाएंगे, आई में कितनी वैल्यू है हमारे पास, 8। कितनी रह गई थी लास्ट टाइम, 8। 8 प्लस 2 कितना होता है बच्चों, 10। कितना होता है, 10। अब यहाँ पे आएंगे नेक्स्ट लाइन पे, वाइल पे। अब आई में कितना है हमारे पास, 10। क्या 10 10 से लेस देन है,
क्या 10 10 से लेस देन है? नहीं, 10 10 से लेस देन नहीं है, पर इक्वल है, हाँ इक्वल है। तो देखो दो ऑपरेटर लगाए हुए हैं मैंने यहाँ पे, एक लेस देन है और एक इक्वल टू है। इस ऑपरेटर का नाम क्या है? लेस देन इक्वल टू। तो अगर पहला ऑपरेटर कंडीशन फेल हो जाती है, पहला ऑपरेटर काम नहीं करता है, तो फिर कौन सा ऑपरेटर काम करेगा? सेकंड ऑपरेटर। तो जब मैंने चेक करा क्या 10 10 से छोटा है, लेस देन है? नहीं, कंडीशन कैसी हो गई? फॉल्स। तो फिर क्या करेगा? अब ये दूसरा ऑपरेटर चेक करेगा, क्या 10 10 के बराबर है, इक्वल है? हाँ इक्वल है। इक्वल है तो फिर से क्या होगा? ऊपर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि कंडीशन ट्रू हो गई, क्योंकि 10 10 के बराबर है, इक्वल है, कंडीशन ट्रू हो गई, तो फिर से कहाँ आ जाएगा? डू पर। अब आएंगे इसमें लूप में। एस में कितनी वैल्यू है हमारे पास? अब की बार 384 कितनी है? 384। और आई में कितनी वैल्यू है हमारे पास? 10। 384 के जब 10 से करते हैं तो कितना आ जाएगा? 3840। नेक्स्ट लाइन पाएंगे आई प्लस 2। आई में कितना है हमारे पास? 10। 10 प्लस 2 कितना होता है? 12। ठीक है, नेक्स्ट लाइन पाएंगे। अब चेक करेगा वाइल आई में कितना है हमारे पास? 12। फिर से चेक करेंगे, क्या आई 12 10 से छोटा है, लेस देन है? नहीं, 12 10 से छोटा नहीं है, 10 से छोटा नहीं है। अब ये सेकंड ऑपरेटर चेक करेगा, क्या 12 10 के इक्वल है? नहीं, 12 के इक्वल भी नहीं है। तो ना तो 12 10 से लेस देन है, ना ही इक्वल है, ना ही छोटा है, ना ही बराबर है। अब ऐसा है तो कंडीशन कैसी हो जाएगी? फॉल्स। कैसी हो गई? कंडीशन फॉल्स। अब कंडीशन फॉल्स हो गई है तो दैट मीन्स अब ये क्या होगा? अब ये ऊपर नहीं जाएगा। क्या हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पे था, तो क्या होता है जब कंडीशन फॉल्स हो जाती है व्हाइल लूप की, तो क्या कर देता है वो? नेक्स्ट लाइन पे भेज देता है। तो अब का वो कहाँ आ जाएगा? प्रिंट की लाइन पे आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई? ध्यान से समझना। कंडीशन ट्रू होती तो कहाँ भेज रहा था? वापस डू पे भेज रहा था। लेकिन कंडीशन फॉल्स होगी तो कहाँ भेजेगा? प्रिंट पे भेजेगा। प्रिंट पे भेजेगा तो प्रिंट में ही लिखा है कि प्रिंट करनी है किसकी वैल्यू? एस की वैल्यू। कैसी वैल्यू? इंटीजर वैल्यू। क्योंकि इंट को रिप्रेजेंट किससे करते हैं? परसेंट डी से। तो जहां भी परसेंट डी लिखा हुआ आएगा प्रिंट में, तो हमें क्या करना होगा? यानी नंबर प्रिंट करना है। कैसा? कंप्लीट नंबर, इंटीजर नंबर। किसका? एस का। यानी एस में जो भी वैल्यू स्टोर है उसको क्या कर दो? प्रिंट कर दो। बात समझ में आ रही है? तो प्रिंट करना है किसकी वैल्यू? एस की वैल्यू। अब ध्यान से देखो, यह है एस की लाइन। एस में लास्ट वैल्यू कितनी स्टोर हुई है? 3840। लास्ट वैल्यू कितनी है? 3840। तो प्रिंट हो जाएगी एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3840। और उसके बाद क्या लिखा है? नेक्स्ट लाइन पाएगा गेट सी एच। गेट सी एच का काम क्या होता है? कंप्यूटर की स्क्रीन को होल्ड करके रखना, ताकि आप अपनी आउटपुट को कंप्यूटर स्क्रीन पर देख पाएं। तो इसीलिए अब आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे क्या लिखा आएगा? 3840। यही आपका क्या हो जाएगा? आउटपुट। प्रोग्राम क्लोज, प्रोग्राम कंप्लीट। बात समझ में आ गई? तो ये टर्बो सी के लिए है। जो भी टर्बो सी या टर्बो सी प्लस प्लस सॉफ्टवेयर बनाएंगे उनकी स्क्रीन पे ये क्या लिखा आएगा? 3840। यही उनके लिए प्रोग्राम रहेगा। ओके बच्चों, बात समझ में आ गई? कैलकुलेशन आप चेक कर सकते हैं आराम से कैलकुलेटर पे कि सही आया है या नहीं। अब मैं इसमें एक चीज बताता हूं कि मैंने n जो दिया है वो कितना दिया था? 10। मैंने n कितना दिया है? 10। यहाँ पे 10 ना लिख के कितना लिखेंगे? n। तो मैंने जो n दिया है वो कितना दिया था? 10। अब हो सकता है कि कोई बच्चा फिर दोबारा से प्रोग्राम को रन कराए और वो अब की बार n कितना दे दे? 20 दे दे। हो सकता है फिर दोबारा रन कराए कितना दे दे? 50 दे दे। तो बच्चों क्या होगा? अब आपको सबको पता है, मैंने आपको जब डाटा टाइप पढ़ाए थे तो डाटा टाइप में मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है कि हम इंट और लॉन्ग इंट यूज करते हैं और क्यों यूज करते हैं, है ना? तो जिसने भी डाटा टाइप की वीडियो भी नहीं देखी है वो अभी डाटा टाइप की वीडियो जरूर देखना, ताकि आपको इसका बेसिक क्लियर हो सके। तो जब हम इंट यूज करते हैं तो इंट की क्या होती है? एक रेंज होती है 32,467 से लेकर प्लस के 32,467। ठीक है, कहीं 467 है और कहीं 667 है, दोनों तरीके से लिखा हुआ है। लगभग लगभग इतनी ही होती है ना। अब अराउंड बता रहा हूं। अब क्या होगा? रेंज का मतलब क्या होता है कि इसमें हम मिनिमम वैल्यू कितनी स्टोर कर सकते हैं? इतनी। और मैक्सिमम कर सकते हैं इतनी। अब ये समझ में नहीं आ रहा होगा, आप ऐसा समझ सकते हो कि मान लेते हैं कि हमारे पास एक रूम है और रूम में कितनी चेयर पड़ी है? हमारे पास सिर्फ 3 चेयर्स पड़ी हैं। 3 चेयर्स पड़ी हैं। अब मुझे इस पर 3 चेयर है तो कितने लोग बैठा सकता हूं इस पर? भाई मैक्सिमम कितने बैठ सकते हैं? मैक्सिमम कितने बैठ सकते हैं? सिर्फ 3। भाई 3 चेयर्स है तो 3 पर्सन ही बैठ सकते हैं ना, 3 लोग ही बैठ सकते हैं इसके ऊपर। और मिनिमम कितने बैठ सकते हैं? मिनिमम 1 बैठ सकता है। भाई 1 से कम कोई बैठाओगे? कोई 0 कोई बैठते हैं, 1 तो बैठेगा कम से कम। तो कम से कम 1 बैठ सकते हैं इस चेयर पे और मैक्सिमम कितने आ सकते हैं? 3। तो इसकी रेंज कितनी हो जाएगी? 1 से लेकर 3।
बात समझ में आ रही है? अब मैं कहने लगूँ कि मैं आप 3 बंदे बैठने के बाद मैं कहूँ कि एक और बैठा लो, एक और को कहीं पर एडजस्ट कर लो, क्या कर सकते हो? नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि जगह नहीं है। तो इसी तरीके से क्या होता है, इंट है, इंट की भी क्या होती है, कुछ ना कुछ रेंज होगी ना, कि भाई वो मैक्सिमम वैल्यू इतनी स्टोर कर सकता है और मिनिमम इतनी कर सकता है। अब आपने जैसे n की वैल्यू दी है 10, चलो हो सकता है वो इसी रेंज के अंदर आ गई है, तो इसलिए वो अपनी आउटपुट को सही सही दिखाएगा। हो सकता है आपने कितना दिया है, n की वैल्यू 20 दी है, हो सकता है 20 भी क्या हो, इसी रेंज के अंदर आ जाए, 30 भी इसी रेंज के अंदर आ जाए, है ना, हो सकता है 50 भी आ जाए। लेकिन जैसे ही 50 से ऊपर पहुंचाऊंगा, मैंने मान लो n में कितना दिया, 51 भी दे दिया, तो हो सकता है कि वो इसकी रेंज से बाहर हो जाए, हो सकता है ना, हो सकता है कि जो नंबर आए, जो भी टोटल आए इसका 51 तक, वो इतनी सारी डिजिट आए, मान लो 8 डिजिट आए, 10 डिजिट आ जाए, 12 भी आ सकती है, ठीक है, तो इतनी सारी डिजिट आ जाए कि वो इसके रेंज से बाहर निकल जाए। तो क्या होता है उस केस में, आंसर क्या होने लगेगा, आंसर रोंग आना स्टार्ट हो जाएगा। रोंग का मतलब कैसा होता है, गार्बेज वैल्यू स्टार्ट हो जाएगी। कौन सी वैल्यू स्टार्ट हो जाती है, गार्बेज वैल्यू, यानी कंप्यूटर खुद भी अपने हिसाब से कुछ भी देने लगता है, ठीक है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, जब इस तरीके की चीजें होने लगे, तो आप इंट की जगह यहां पर क्या यूज करोगे, फिर इंट की जगह क्या यूज करोगे, लॉन्ग इंट। कौन सा यूज करेंगे, लॉन्ग इंट या डबल इंट, ठीक है, डबल नहीं यूज करते हैं, लॉन्ग इंट यूज करेंगे। तो लॉन्ग इंट करने से क्या होता है, मैंने डाटा टाइप में बताया था कि लॉन्ग इंट क्या होता है, कि जो इंटीजर डाटा टाइप की रेंज को बढ़ा दे, रेंज को बढ़ा दे। तो जैसे ही लॉन्ग इंट यूज करोगे तो क्या होगा कि इसकी रेंज बढ़ जाएगी। अब आप हो सकता, अब पहले 50 से ऊपर वैल्यू नहीं दे रहा था, अब हो सकता है कि ये 200 तक वैल्यू को देना स्टार्ट कर दे, 200 तक आपका आंसर सही आना होना स्टार्ट हो जाएगा। समझ रहे हो बात को? तो जब इस तरीके की प्रॉब्लम आती है कि गार्बेज वैल्यू स्टार्ट हो जाए, तो क्या करना है, लॉन्ग इंट यूज कर लेते हैं ताकि उसकी रेंज को बढ़ा दिया जाए। अगर आप लॉन्ग इंट यूज कर रहे हैं तो फिर जो परसेंट डी होता है, इसमें क्या यूज करते हैं, एल डी। क्या यूज करते हैं, परसेंट एल डी। तो डी की जगह क्या लिखोगे, यहाँ पर एल डी, और यहाँ पर भी एल डी की जगह क्या लिखोगे, एल डी। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत? चलिए, तो वापिस अपना लोग पुराना वाला प्रोग्राम बना देते हैं। ये कंप्लीट हो गया। अब इसी प्रोग्राम को मान लेते हैं कि हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, ऑनलाइन कंपाइलर में यूज कर रहे हैं, या किसी भी सॉफ्टवेयर पर रन हो जाए ऐसा प्रोग्राम चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, conio.h की हेडर फाइल को हटा देंगे। conio.h की हेडर फाइल को हम हटा देंगे, ठीक है, conio हट गया। और हम void की जगह क्या यूज करते हैं उस केस में, int यूज करते हैं। और अगर int यूज कर रहे हैं तो हम get ch की जगह क्या यूज करते हैं, रिटर्न जीरो, रिटर्न जीरो। ओके, तो अब ये प्रोग्राम किस में कन्वर्ट हो गया है, फॉर एनी कंपाइलर, यानी किसी भी कंपाइलर में आप इस प्रोग्राम को रन करा सकते हैं। ये बच्चों एन है, कभी कंफ्यूज हो जाओ, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो अब ये किस सेम प्रोसेस है, जैसे मैंने अभी रन कराया था वैसे ही रन होगा, बस किस में कन्वर्ट हो गया कि आप किसी भी सॉफ्टवेयर पे इस प्रोग्राम को रन करा सकते हैं। तो आज हम डू वाइल लूप पर, कि हम डू वाइल लूप की हेल्प से n नंबर, n कौन से, n इवन नंबर का प्रोडक्ट का प्रोग्राम कैसे बनाए। मींस हम अगर n इवन नंबर का प्रोडक्ट करना चाहते हैं बाय यूजिंग डू वाइल लूप, तो उसके लिए प्रोग्राम को कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, आज मैंने उसके बारे में आपको समझाया, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम डू वाइल लूप पे एक नेक्स्ट प्रोग्राम बनाएंगे और देखेंगे कि डू वाइल लूप और किस तरीके से एग्जीक्यूट हो सकता है। तो नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखना। और अगर अभी तक आपने मेरी प्रीवियस वीडियो सी प्रोग्रामिंग सीरीज पर नहीं देखी है, तो प्लीज वीडियोस को जरूर देखना, ताकि आप ऑपरेटर्स, डाटा टाइप, कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर, इन सबकी एक बेसिक नॉलेज को गेन कर सकें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे एंड चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस करना ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके, ठीक है। जय हिंद।